नमस्कार हिमांशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भारत दौरे पर आया है, 26 मई को जो क्वाड्स के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है उसमें हिस्सा लेने के लिए आया है, तो कहाँ तो उसको सीधे सीधे दिल्ली आना चाहिए था। वो कलकत्ता के चक्कर क्यों काट रहा था? वहां पर मदर टेरेसा की एनजीओ में नन्स के साथ मुलाकात क्यों कर रहा था? अंजू जी, मदर टेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटीज में जाके मत्था टेकना जरूरी है। हाँ, क्वाड के विदेश सचिवों की, विदेश प्रधानों की बैठक में हिस्सा ले, उससे पहले वहां जाके मदर टेरेसा के फोटो के सामने अपना सर नतमस्तक करना जरूरी है। मार्को रूबियो को तो दौड़ के आना पड़ेगा। ये मदर टेरेसा की जो संस्था है ना, मशीनरी ऑफ चैरिटीज, उसके बिल्डिंग के ऊपर ताला लगने वाला है और ताला भारत सरकार लगाने वाली है। अगले महीने हमारी संसद के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आएगा। वो बिल पास हो गया तो ये मदर टेरेसा की संस्था को लाइसेंस तो रद्द हो चुका है, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज हो जाएगी, उसके ऊपर भी ताला लग जाएगा। और ये लोग जो कन्वर्जन का काम पर्दे के पीछे से करते आए थे पिछले 50 सालों में, वो कर नहीं पाएंगे। तो सर्जियो गौर के साथ में मार्को रूबियो का कोलकाता जाना तो बनता है। उनके पेट में बहुत दुखता है, वो कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि भाई बचा लो हमें, हम आपके दोस्त हैं। ये एक संदेश है, ये एक निर्देश तो वो दे नहीं सकते। भारत के अंदरूनी मामले में तो वो दखल कर नहीं सकते। भारत की संसद के अंदर तो वो 100% ये जो एफसीआरए का अमेंडमेंट बिल है वो तो पास हो जाएगा। और पास होते ही वो सब एनजीओ, वो सब संस्थाएं जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, वो सब के ऊपर तो ताला लगने वाला है। और ये ताला मदर टेरेसा की संस्था के ऊपर न लगे, उसकी क्षमा याचना करने आए हैं ये कि भैया थोड़ा बहुत हमारी मिशनरी की, कन्वर्जन की बातों को चलने दो। ये इनकी याचना है। इसीलिए तो इन्होंने दिल्ली जाके कहा कि हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको इनवाइट करते हैं। मोदी जी जिनका फोन नहीं लेते उनको कहीं मिलने जाएंगे। हमारे देश में एक कल्चर पैदा हुआ था जिसे हम वायरस भी कह सकते हैं, एनजीओ नाम का वायरस। और वो वायरस कहीं भी जाके किसी को भी खत्म कर देता है। तमिलनाडु में कुडनकुलन में हमने एटॉमिक एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया, तो वहां जाके वो एनजीओ खड़ी हो गई। क्रिश्चियन मिशनरियों ने पैसे दिए और वो प्रोजेक्ट बंद करवा दिए। उत्तराखंड में जाके कहते हैं मिसाइल तैनात नहीं कर सकते आप। अंडमान में जाके कहते हैं कि हाँ यहां हम आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब करोगे तो आप ये नहीं कर सकते, ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते। तो ये एक एनजीओ का जो कल्चर है ना, उनको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाया है, फॉरेन फंडिंग का रेगुलेशन करने के लिए। और एफसीआरए के तहत जो जो एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर चुके हैं, तकरीबन 250 से 300, क्योंकि वो मिसक्रिएंट्स है, ऐसा वो पैसे का दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं, वो पैसों को कन्वर्जन के लिए यूज करते हुए पाए गए। सालों से चलती आई हुई एक प्रैक्टिस है कि एनजीओ की बात सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे भी सुनती है। ऐसे बड़े बड़े वकील हैं जो एक एनजीओ की गुहार लेके, गुजरात की एनजीओ की गुहार लेके दिल्ली में जाते हैं और तीस्ता सेतलवा के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल लेके आती है। उनके लिए 12 बजे कोर्ट खुलती है। तो ये एनजीओ का वायरस बहुत हो गया था।
मगर इस वायरस को खत्म करने के लिए अगले महीने हमारी सरकार एक एफसीआरए अमेंडमेंट बिल ला रही है, और वो बिल के लिए, और वो बिल हो जाएगा जिसके अंदर चैरिटी ऑफ मिशनरीज, वो कोलकाता के अंदर नोबेल प्राइज विनर मदर टेरेसा, उनकी संस्था भी शामिल है। उनकी संस्था भी धांधलियां करती पाई गई है, लाइसेंस तो रद्द हो चुका है। अगर उनकी प्रीमाइसेस के ऊपर भी अब ताला लग गया और प्रॉपर्टी सीज हो गई ये एफसीआरए बिल पास होने के बाद, तो खाली यूएसए के नहीं, दुनिया भर के पेट में बहुत दुखेगा अंजू जी। और इसीलिए ये हमारा, जिसे हम कहें ना प्यारा मित्र, क्योंकि अमेरिकन कभी दोस्त हो नहीं सकते, मुझे प्यारे मित्र कहना पड़ेगा। डियर फ्रेंड, मार्को रूबियो इज कम टू कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय में जॉय लेने के लिए आया है। सर, आपको क्या लगता है कि ममता सरकार जाने के बाद चर्च के लोग या जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी के लोग ज्यादा डर गए हैं? क्योंकि पहले ममता की सरकार जब तक थी पश्चिम बंगाल में, तब तक तो मदर टेरेसा की एनजीओ में फंडिंग भी आराम से आ रही थी, वहां पर कामकाज भी आराम से चल रहा था। लेकिन अब वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार आ गई है, और वहां पर आप देखिए किस तरह से धड़ल्ले से काम हो रहा है, कितने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनको क्या अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार से भी डर लग रहा है, इसलिए कलकत्ता में पहले दिन जहाँ पहुंचे मार्को रूबियो? अंजू जी, बात कुछ ऐसी है कि जब तक ममता की सरकार थी ना, वो लोग सोच नहीं पाते थे कि ममता हारेगी। मगर 4 मई को जब पासा पलट गया, ममता हार गई, तो ये उनके लिए एकदम आउट ऑफ सिलेबस। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तो इतना ही पढ़ के गया था, बाकी तो सब आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो ये उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस था। तो उनको समझ में नहीं आया कि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को, बांग्लादेश को, म्यांमार को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी होता था वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से होता था, और उसके लिए जो भी फंडिंग चाहिए था वो सब वहां से आता था। अब जब पूरी भगवा सरकार आके बैठी है, तब उनके लिए ये सब सहन कर पाना और सब मैनेज कर पाना एकदम नामुमकिन हो गया है। तो उन्होंने मार्को रूबियो को भेजा है कि भैया जाके एसेस करो, ये नए दौर के अंदर हम कितना कुछ कर पाएंगे, ये भी एक बात है। उसके साथ में कहीं कुछ मैनेज होता है तो हम मैनेज करना चाहते हैं वाली बात भी है। तो बंद कमरे के अंदर निगोशिएट करना, नए यंग नेताओं को जानना, समझने की कोशिश करना कि शुभेंदु अधिकारी किस प्रकार की व्यक्ति है, हेमंतो बिश्व शर्मा आसाम में किस प्रकार की व्यक्ति है, क्योंकि वो लोग तो जानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक बार ही ठान लिया कि हम एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाएंगे, तो वो तो संसद में आ जाएगा। मगर क्या हम जैसे ममता को पटा के 15 साल काम कर सके, वैसा कुछ वेस्ट बंगाल में करने को मुमकिन है? वो भी वे टटोलेगा। तो मार्को रूबियो का वहां जाके सबसे पहले कोलकाता जाना बनता है। उसने तो वो भी प्रयत्न किया होगा कि वो ममता दी को जाके मिले, ममता बनर्जी को जाके मिले जी। मगर जब हमारी एजेंसियां जब साथ में ही बैठी है, तो वो ममता बनर्जी को तो जाके मिल नहीं पाएगा, और वो मिलेगा तो भी पता चलेगा। पल पल की खबर तो हमारी एजेंसियां भी रखेगी। टीआईए है, चर्चेस है, उनका फंडिंग है, उनके जो आका है, जिसके जरिए जो फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसे आते थे चर्चेस के लिए, कन्वर्जन के लिए, वो सब पैसों का आना अब काफी मुश्किल हो गया। और जब ये बिल पास हो गया एक बारी अमेंडमेंट, फिर तो उनके लिए बहुत दिक्कतें होने लगी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है, ये क्या काम करता है किसी से छिपा नहीं है।
कन्वर्जन रैकेट कैसे चलाते हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम बंगाल में या साउथ की कितनी सारी स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में, ये सब जानते हैं। सीआईए का जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान था उसमें तो ममता भी शामिल रही है ना। ममता 100% शामिल थी। वो मिलना भी चाहते होंगे ममता बनर्जी से, और वो क्यास भी निकालना चाहते होंगे। वो ये भी टटोलना चाहते होंगे कि ये जो नए नेता है वो कैसे है, शुभेंदु अधिकारी जी। मगर आज की तारीख में भारतीय इंटेलिजेंस, अब जब वो भारत के अंदर आई गए हैं, भारत के अतिथि बनी गए हैं, तो हमारी संस्थाएं उनका पूरा पूरा ख्याल रखती है अंजू जी। उनके पल पल का वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे कितनी बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, उन सब की जानकारी भारत सरकार भी रखती है। जैसे कोई विदेशी मेहमान आता है, राजद्वारी मेहमान आता है, तो उसकी सही सलामती का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है, वैसे ही मार्को रूबियो भी कहेगा कि मुझे यहां जाना है तो भारतीय संस्थाएं उसे ले जाएगी, सर्जियो गौर के साथ को भी साथ में ले जाएगी। अब ऐसी बात जानने में आई है मेरे को कि वो कोलकाता से आगरा भी जाएंगे, जाना चाहते हैं, दिल्ली तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जयपुर, और अगर वक्त मिला तो वो चेन्नई भी जाएंगे। तो यहां तो हर जगह पे भारतीय संस्थाएं उनका ध्यान रखेगी। और पश्चिम बंगाल के अंदर ये इतना बड़ा परिवर्तन, अंजू जी, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। भाजपा के लिए शायद ये 208 सीट है, मगर वैश्विक जियोपॉलिटिक्स के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है, जिसको वो अपनी मिल्कियत समझते थे और जिसके जरिए, जो राज्य के जरिए, पश्चिम बंगाल के जरिए, जहां पर उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में और म्यांमार में 40-50 साल अपनी हुकूमत चलाई, अपनी मनमानी चलाई, वो गोरी चमड़ी वाले लोगों को आज लगता है कि ये अचानक कैसे हो गया। और ये होने से बंगाल के उपसागर के अंदर उनको अभी जो भी नेवल बेसिस चाहिए वो कौन मुहैया करवाएगा, कौन उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि भारत तो देगा नहीं। और बांग्लादेश जैसे छोटे से राष्ट्र को थोड़ा आर्थिक रूप से मदद करने के लिए ट्रांसशिपमेंट जो भारत करता था वो भी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में सीआईए की ये जो लोग पकड़े भी गए हैं, पिछले 6 महीने की गतिविधियों को पीछे से हम देखें तो समझ में आता है कि ये एक, जिसको कहे ना क्या, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। डैमेज कंट्रोल से ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि वेन डाइक पकड़ा जाता है, उसके साथ में दूसरा एक पादरी पकड़ा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पूरा उनका रैकेट पकड़ा जाता है, कन्वर्जेंस के वीडियो सामने आ रहे हैं। उनका पूरा का पूरा प्लान जो वो बनाना चाहते थे, एक सेपरेट क्रिश्चियन स्टेट, वो धरा का धरा रह जाता है। और बाकी हो ऐसे उनके ऊपर पश्चिम बंगाल में से ममता का राज हट जाता है। तो ये सबको सहन कर पाना अंजू जी बहुत मुश्किल बात है। सवाल तो ये है कि इनका जो सीआईए का एजेंट मैथ्यू वेन डाइक पकड़ा गया था, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो भी तो यही कर रहा था, वो भी तो कन्वर्जन रैकेट चला रहा था। वो किस तरह से म्यांमार में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में क्या गुल खिला रहा था सर, वहां कैसे लोगों को भड़का रहा था, पादरी के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हुई, वो भी क्या कर रहा था। तो यानी कि जो इनका ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान था वो तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि वहां यूनुस भी नहीं रहा या ममता बनर्जी नहीं रही। तो इस तरह से आपको लगता है कि किसी नए टूल किट को हवा देने के मकसद से भी वहां पर सर्जियो गोर के साथ ही मार्को रूबियो पहुंचे होंगे? आपने मैथ्यू वेन डाइक का जिक्र किया, देखिए कितने महीने हुए। उससे पहले की गतिविधि में बताऊं, बांग्लादेश के अंदर 17 सीआईए एजेंट्स को या तो अपने होटल में या स्विमिंग पूल में या उनके वर्क प्लेस के ऊपर
अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला है। कहा ऐसा जाता है कि ये रशियन स्पाई एजेंसी का काम है। काम किसका भी हो, मगर वो घटनाएं घटती है। उसके बाद रशियन टिप ऑफ पे ही मैथ्यू वेंडाइट प्लस 6 यूक्रेनियंस भारत के अंदर पकड़े जाते हैं। उसके बाद हमें उनसे पता चलता है कि 300 का दस्ता बना के उन्होंने भारत के अंदर छोड़ रखा है। उसके बाद कलकत्ता के एयरपोर्ट पर से एक सीआईए एजेंट और पकड़ा जाता है। फिर दक्षिण में से कोई आर्थिक व्यवहार करने के लिए कांग्रेस के शासन वाले राज्य के अंदर बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेके आता है। मतलब कि बहुत सारी करेंसी वो उन्होंने भारत में किसी को दी। ये एक मेथड हो गई है। ये गतिविधियां देखिए। उसके बाद दिल्ली में धांधली होती है थोड़ी। अभी इन सब चीजों को हम मिला के देखें तो अमेरिका के लिए, सीआईए के लिए भारत में पांव रखना मुश्किल हो गया। उनके किसी न किसी आका को यहां आके थोड़ी मिन्नतें करके शांति स्थापित पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जियो गौर पूरी तरह से वो काम नहीं कर सका। और अमित शाह ने ये बात बड़ी स्पष्ट कर दी है हमारे गृह विभाग ने कि ये एफसीआरए बिल आएगा। आपको याद हो तो इसके साथ में अभी 24 घंटे पहले हुई हमारी कैबिनेट में 4.5 घंटे की चर्चा हुई है और उसमें एक चीज उसके बाद की गई है गृह मंत्रालय द्वारा। 22 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्य के अंदर डेमोग्राफी को सही करने का और एनजीओ के ऊपर नजर रखने का बोला गया है। अंजू जी, इससे ही आप समझ जाएंगे। लेकिन सर, क्या ये माना जाए कि भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए कि वो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल ना लेकर आए, क्या इस तरह से दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने या चर्च ने मार्को रूबियो को भारत भेजा? यही तो हो रहा है ना। एग्जैक्टली आपने जो बताई ना अंजू जी, वही बात कर रहा है वो। भारत सरकार के ऊपर एक दबाव डाल रहा है कि आप ये ना करिए, ये करोगे तो अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। मगर भारत सरकार ये बिल तो लाएगी, तो उनकी गुजारिश ये है कि कम से कम आप मिशनरी ऑफ चैरिटीज को इसमें से बख्श दो। देखिए, ये अमेरिकन प्रशासन, ये सीआईए वाले हो, पेंटागन वाले हो, फॉरेन ऑफिस वाले हो या ट्रंप की ओवल ऑफिस हो, ये सबकी एक आदत रही है, वो ट्रांजैक्शनल बातें करते हैं। मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये क्या दोगे, ये हमेशा में ये बातें करते आएंगे, ये ट्रांजैक्शन की बातें करेंगे। और याद करिए, याद रखिए, ये मार्को रूबियो मौका मिले तो 26 के बाद भी यहां एक दिन और रुक के वो चेन्नई जाएगा, क्योंकि चेन्नई में भी चर्च का रखा हुआ आदमी वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो सीआईए ने अपनी बड़ी गेम खेलनी भारत के अंदर शुरू कर दी है। ये रिजीम चेंज, मोदी को हटाओ, भारत की सत्ता पर से मोदी को हटाओ वाली बात फिर से एक बारी शुरू कर दी है। और ये बात थोड़ा वक्त चलेगी जब तक ईरान का युद्ध पूरा खत्म नहीं होता और भारत में ब्रिक्स का जो महाधिवेशन होता है और पुतिन एक बारी यहां आ नहीं जाते। वो जियोपॉलिटिकल सेंस है।
तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पंजाब हमारा जो राज्य है वहां पर कन्वर्जन बढ़ रहा है, क्रिप्टो क्रिश्चियंस बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ हो रहा है, साउथ में ये सब कुछ हो रहा है, तो इस पर तो लगाम लगानी जरूरी है हमारी सरकार के लिए। अगर हम एनडीए शासित राज्यों के सीएम को डेमोग्राफिक बदलाव रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, तो फिर तो ये सारी दुकानें बंद होंगी ही होंगी, तो कोई नहीं रोक सकता ताला लगने से। हाँ, वो तो नहीं, ताला लगने से, उनको ताला लगने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं दर्शकों को अंजू जी ये भी बताना चाहूंगा, तकरीबन 29 से 30 हजार कन्वर्जन ये मिशनरी ऑफ चैरिटीज ने भी किए हैं। इनका तरीका जो होता है ना कन्वर्जन का, वो तो बड़ा भयानक होता है, क्योंकि मिशनरी ऑफ चैरिटीज की नन्स सिस्टर्स किनकी सेवा करती है? वैसे लोगों की जिनके जीने की हर एक आशा खत्म हो चुकी है, मतलब कि जो मौत के कगार पे खड़े हैं, जिनको कोई दवाई भी असर नहीं करती, ऐसे लोगों के बाल बच्चों को ये कन्वर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के बाल बच्चों को इन्होंने कन्वर्ट किया है और इनके लिए फंडिंग थ्रू चर्च आती है। मैथ्यू वेंडाइट जिस पादरी के साथ में पकड़ा गया, वो भी इन्हीं में से एक था। आज आप देखिए कि काफी जगह पे, तमिलनाडु की ही बात करें हम, चर्च ने कितना पैसा दिया। आप मुझे ये बताइए कि विजय जोसेफ ने जो जो प्रॉमिस किया है, क्या उतना कोई दे सकता है? किसी ने भारत के किसी राज्य के अंदर उतने अपनी प्रजा को इतना दिया है? आज तक दे नहीं पाया। ये चर्च के कहने पे ये सब हो रहा है और इनको बड़े स्पष्ट रूप से रोका जाएगा। मोदी जी जब से 5 देशों के दौरे से वापस आए हैं, उसके बाद जो कैबिनेट हुई उसके अंदर 1 वे ट्रैफिक नहीं हुआ, 2 वे ट्रैफिक हुआ है। मतलब मोदी जी ने भी काफी चीजें अपने प्रधानों को बताई है। और फिर हमारे मतलब भाजपा के खुद के जिन जहां जहां मुख्य प्रधान है, एनडीए के मुख्य प्रधान है, उनको कहा गया कि आप डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। यही चीज ये बात को दर्शाती है कि अब एफसीआरए आने वाला है और भारत के अंदर चारों तरफ से उसको चैलेंज पैदा करने की स्थिति करने के लिए ये मार्को रूबियो जैसे लोग यहाँ हैं, क्योंकि वो हर जगह पे जाके 0.5 फ्रंट वालों को जाके खड़ा करेंगे। और इसीलिए आपको दिख रहा है कि राहुल गांधी भी भारत में आके फिर से बकवास शुरू कर दिया है। अंजू जी, यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है हिमांशु जी, कि जब ये कर्नाटक में पकड़ा गया था बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक सीआईए एजेंट, अमेरिकी नागरिक, जिसके पास बहुत सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिले थे, उनमें 90 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल हो चुका था। तो यानी कि जिन जिन संस्थाओं को, जिन जिन एनजीओ को ये वहां से फंडिंग करते थे और एफसीआरए लाइसेंस जिनका रद्द हो गया था, उनको डायरेक्टली फंडिंग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए कार्ड लेकर यहाँ पहुंचा, ताकि किसी को भी कार्ड दे दिया जाए, वो विड्रॉ कर लेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उस संस्था को पैसा आया है विदेश से। इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया था, और वो भी तो हमारी जांच एजेंसियों की रडार पर था ना। तो हमारी जांच एजेंसी तो समझ रही है ना इस तरह से यहाँ पर डेमोग्राफिक बदलाव लाने के लिए, कन्वर्जन रैकेट चलाने के लिए, कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए सीआईए और अमेरिका या चर्च काम कर रहा है। तो ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है, हमारी एजेंसियां जानती है और हमारा बहुत सही इंटेलिजेंस शेयरिंग। अंजू जी, ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता है। भारत की 2-3 बड़े राष्ट्रों के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, उसी का तो नतीजा है कि मैथ्यू वेंडाइट पकड़ा गया। इसी प्रकार से काफी जहां जहां कॉमन इंटरेस्ट होता है, वहां वहां इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग की रिपोर्ट्स भी यही बता रही है आजकल कि भारत के अंदर चारों तरफ धांधली करने की कोशिश की जा रही है, बाहर से भी
और भारत के अंदर से भी। ये वो कॉकरोच पार्टी एक उसका नमूना है। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब जब अमेरिका का कोई बड़ा नेता भारत में आता है तब तब बड़ी धांधली होती है। ट्रंप जब आया था, क्या हुआ था दिल्ली में? दिल्ली में बहुत बड़ा कांड हुआ था। फिर उनका उपराष्ट्रपति आया ये टर्म के अंदर, जेडी वैंस, तो पहलगाम हो गया। यहां पर मार्को रूबियो आता है, उसके एक दिन पहले ये कॉकरोच वाली जनता पार्टी आ जाती है और राहुल गांधी की बकवास शुरू हो जाती है। अब रुक के देखना पड़ेगा कि 26 को मार्को रूबियो जाए, उससे पहले कहां पर आग लगाने की कोशिश हो जाएगी। और मुझे तो कहीं ना कहीं दिखता है कि 2-4 जगह पे जब मार्को रूबियो जाएंगे तो कहीं से तो पीछे से चिंगारी की बू आएगी, आग की ज्वाला हमें नजर में आने लगेगी। अंजू सर, अमेरिका में ऐसी-ऐसी संस्थाएँ बैठी हुई हैं जो रातों-रात नए-नए इंडेक्स जारी कर देती है। कभी गरीबी का इंडेक्स जारी कर देंगी, कभी कहेंगी कि भारत में प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है और कभी कह देंगे कि भारत में अल्पसंख्यक बड़े खतरे में हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, और कभी-कभी तो क्रिश्चियंस के लिए भी कहा जाता है कि वो खतरे में हैं। तो इस तरह की कवायद करके दौड़े-दौड़े कलकत्ता जाकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मुलाकात करके क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका पूरी दुनिया को, भारत में देखिए क्रिश्चियन भी खतरे में है, मदर टेरेसा की संस्था भी खतरे में है, वो तो बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भारत सरकार जो है उनका दफ्तर खत्म करने जा रही है। क्या इस तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है? तो ये मैसेज तो हमेशा के हैं उनके। ये जो लेफ्ट लिबरल वोक इकोसिस्टम है एक पूरी, वो ये सब इंडेक्सेस निकालने के लिए मशहूर है। फिर वो इंडेक्स यूएसए से निकले, नॉर्वे से निकले, यूके से निकले, या फिर यूरोप के और कोई देश से निकले, वहां प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम में भारत का नंबर हमेशा 150 के करीब होता है। और जो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन सब से नीचे होता है। भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स निकलेगा तो हमारा हैप्पीनेस का नंबर 115 के ऊपर हो नहीं सकता, और वो हमेशा भारत का हैप्पीनेस, लोगों की हैप्पीनेस का कारण वो पाकिस्तानी लोगों से कम होगा। हम हमेशा पाकिस्तान से नीचे होंगे। ये बता के ये सफेद चमड़ी वाले जो होते हैं ना, मैं ये सच शब्द यूज कर रहा हूं, सफेद चमड़ी वालों की एक आदत बन गई है कि जहां मौका मिले वहां भारत को अपमानित करो, लज्जित करो। उनको हमेशा ये एहसास दिलाने की कोशिश करो कि आप हमसे नीचे हो, आप हमारे सबसर्विएंट हो, और आपको हम जो कहे वो आप करते जाओ। देखिए, भारत ने, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का कहना नहीं माना, तो उन्होंने वो मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल को मीडिएटर बना दिया, जो कि एक चपरासी बनने के लायक नहीं, वो पोस्टमैन का काम करता है। भारत पोस्टमैन का काम नहीं करता, और यही इनके पेट में दुखता है। ये हमेशा से दुनिया को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हमारे नीचे रहे भारत जैसे हमारे कॉलोनियल राष्ट्र हमारे समकक्ष कैसे होगा। वो नहीं होना चाहिए। भारत को तो हमारी कही हुई बात सब माननी पड़ेगी, मगर भारत किसी की बात मानता नहीं है, और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी वजह से इन लोगों के पेट में दुखता है। आप कुछ भी कहो, देखिए हमेशा उनकी बात के अंदर आपको ये दिखेगा। फिर वो नॉर्वे की जर्नलिस्ट की बात हो, उनका सवाल पूछने का अंदाज हो, या फिर वो राहुल गांधी की जब बात बकवास करते हैं, इनको बकवास कहते हैं, तो क्या राहुल गांधी आपको भारतीय लगते हैं? मुझे तो वो कतई भारतीय दिखता नहीं।
उनके उनके अंदर भारत के प्रति जितनी घृणा बढ़ी है, उससे मुझे तो वो कभी भी भारतीय दिखे ही नहीं है अंजू जी। तो ये इनकी आदत है, इनको ये करने दोगे, इसे हम प्रेस की भाषा में जो सिवियर मेल्टडाउन कहते हैं ना, वो मेल्टडाउन है, और ये करते रहेंगे। सर, मैथ्यू वैन डाइक जब पकड़ा था एनआईए ने, उसके बाद उसके वो वीडियो भी वायरल हुए थे जहां वो लंगड़ा कर चल रहा था, यानी कि उसकी अच्छी खासी खातिरदारी हुई थी। सर्जियो गोर ने उस वक्त भी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की थी, अजीत डोभाल से मिले थे, उसकी रिहाई की कोशिश की थी। भारत ने उसको छोड़ा नहीं। पहला झटका अमेरिका को भारत ने ये दिया था कि सीआईए का एक बहुत बड़ा एसेट माना जाने वाला मैथ्यू आज भी एनआईए की गिरफ्त में है। तो उससे अब ये दूसरा झटका एफसीआरए बिल जो आएगा उससे लगेगा। तो आपको लगता है कि ये मार्को रूबियो भी शायद वैन डाइक की पैरवी करने के मकसद से आया हो कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके कितने सारे एजेंट तो बांग्लादेश में मारे ही गए हैं, इसको बचाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये भी बांग्लादेश से चोरी छुपाते डर के मारे भागकर ही नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा था। हो भी सकता है, मगर मेरा ये मानना है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि मार्को रूबियो विल ट्राई टू नेगोशिएट, मतलब वो डील करने के, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कहे ना, वी विल हैव अ डील, तुम कुछ दो हम कुछ देंगे, तो वो डील करने की कोशिश करेगा, और वो डील के अंदर उनको मैथ्यू वैन डाइक भी चाहिए होगा। ये उनका हमेशा का है, क्योंकि अब तो ईरान में इनकी चल नहीं रही, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनकी चल नहीं रही, अब बचा है तो वो भारत बचा है। अभी आज ही चीन ने भी उनकी, ट्रंप की जो भी मंशा थी, ट्रंप जो भी बोल के आए थे चीन के अंदर, उन सबके ऊपर पानी फेर दिया है, बोला हमारी ऐसी कोई डील ही नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के लिए भी मिड टर्म चुनाव जीतना है ये ईरान के अंदर, अपनी अमेरिकन व्हाइट पब्लिक को संतोष देना है, तो ये डील करने आया है। यहां पर बंद दरवाजे के अंदर जो डील करते हैं ना, पहले वो तय करनी पड़ती है, और वो तय करने आया है, मेरा तो ये मानना है मार्को रूबियो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मार्को रूबियो आया नहीं, उसको भेजा गया है, और अगर सिर्फ उसको क्वाड में फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लेना होता तो 26 को सुबह पहुंचता या 25 को शाम को पहुंचता, लेकिन वो 3-4 दिन पहले आ गया है, और कलकत्ता दौरा करके उसने ये साबित कर दिया है कि वो किस मकसद से आया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सर, कि भारत सरकार ने तो तय कर लिया है कि ये एफसीआरए बिल आएगा ही आएगा, और जैसे ही बिल आएगा तो जितनी भी एनजीओज का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया है, उन सभी की प्रॉपर्टीज को सीज करने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा। तो फिर सर, सबके पेट में दर्द होना ही होना है। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।